अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन मिलिट्री इज बिकमिंग वीक। तो जीडी बख्शी, उनका द इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है। देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 3 to 1 वीडियो स्टार्ट। कि भारत का अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब, कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा दिखे, महसूस न हो तो महसूस दिख रहा है ना इनको कि भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैन पावर काट के आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें, जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है, ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब, कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके? नंबर 1, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी, कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। आज तक नहीं हुआ है। अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा, जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। What is the problem? Let us address it. Let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं। And they are fully cooperative. And they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर? अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट बिल्ड अप और फेस्टर और infest and create a very फेस्टर अवे एज अ फेस्टरिंग सोर। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट, अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, हम तो सारा, आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स, राइट, हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर चू चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे,
क्योंकि अग्निवीर स्कीम उनको भी इससे फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच की साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे। आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। सर एक क्विक क्वेश्चन, अभी चाइना और ताइवान के को लेकर लाइक आपको क्या लगता है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना जल्दी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए साहब, पहले सोच ये थी कि 2025 से 2027 तक के टाइम काल में चाइना मिलिटरीली तैयार हो जाएगा और चढ़ाई कर बैठेगा ताइवान पे। लेकिन अब हमने एक वॉर गेम करी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने, और हमने पाया कि साहब चीन की सोच ये है कि अमेरिका फंसा पड़ा है, एक क्वैगमायर यूक्रेन में, एक क्वैगमायर मिडिल ईस्ट में, और इससे सुनहरा मौका उसके लिए और क्या हो सकता है चढ़ाई कर देने का तो ताइवान पे। अपॉर्चुनिटी है। और इसके चलते ये भी सोच चल रही है कि इस साल 2024 में अगर चीन सडनली हमला कर दे तो जो मेट कंडीशंस हैं, जो टाइड कंडीशंस हैं, अप्रैल मई और अगस्त में बेस्ट रहती हैं। तो या तो अप्रैल मई में वो चढ़ाई कर सकता है या फिर वो अगस्त में चढ़ाई कर सकता है। लेकिन इस साल कुछ ना कुछ होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे मिलिट्री सिमुलेशंस में ऐसा कुछ सामने साफ विदित हुआ है कि अगर हम चीन होते, वी वर प्लेइंग द चाइना गेम, राइट, सो देन हाउ वुड दे थिंक, राइट। और इसके चलते अमेरिका को भी थोड़ा ठंडा पसीना आ रहा है। अब उन्होंने देखो यूरोप से पिवट करना शुरू किया है टुवर्ड्स एशिया, और उन्होंने यूरोपियन देशों को बोला भाई तुम संभालो यूक्रेन, हम चीन की तरफ आ रहे हैं। तो वो कोई वजह है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। फिर इसका हमारे ऊपर बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा। राइट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चीन पहले ताइवान को ठोके, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे करे, फिर रूस पे करे? उसका तो प्लान एक एक करके सबको सबको आड़े हाथ लेने का है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहे कि हाँ जी वो मार रहा है? हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? हम यूक्रेन जैसे भी नहीं बन सकते कि अमेरिका तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम बड़े बहादुर हैं। बेवकूफ नहीं है हम कि हम किसी और की लड़ाई खुद लड़े। ठीक है, लेकिन अपना देश तो बचाना है ही, और ये भी देखना है कि सामने उसको अकेले ना पड़ने दें। हाँ, उसको बिल्कुल अकेले ना पड़ लेनी। किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, किस हद तक, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जो कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। सो सर, जैसे आर्मी में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, एंड यू वर्क ऑल योर वे अप टू दैट पिरामिड स्ट्रक्चर, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो भी। एंड डेफिनेटली लाइक आज हर किसी इंडियन को एक ब्रेव माइंडसेट लाना चाहिए, बिकॉज भारत जाग रहा है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इस माइंडसेट को फैलाने के लिए? लाइक डू यू वांट दिस माइंडसेट टू कम इन द यंगस्टर्स स्पेशली? एक्सीलेंट। देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक लगातार मेरा एंडेवर रहा है कि मैं स्कूलों में जाऊं, कॉलेजों में जाऊं, बच्चों से बात करूं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म की, आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री एथिक की, आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैरियर। क्योंकि हम देख रहे हैं साहब कि जो टॉप बच्चे हैं वो नहीं आ रहे हैं फौज में, अफसरों के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और क्या जाने की जरूरत। अफसरों के बच्चे फौज में नहीं आना चाहते बिकॉज दे फाइंड कि कंपेयर टू घर बैठे बैठे IT में मैं रहूं, कितना पैसा कमाऊंगा, सेफ रहूंगा, सियाचिन चढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो ये। तो ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि अगर हाई क्वालिटी मैन पावर आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ नहीं आएगी। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। जीडी बख्शी तो भाई काफ़ी चीज़ें बता रहे थे, और ये सरकारों की खामियां ही रहती हैं कि कहीं वे चीज़ों पे ना काम नहीं करते। वो कब का कह रहे थे? 90 की बात कर रहे थे, 98 99 की बात कर रहे थे। उस समय से जो आर्टिलरी उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया। हालांकि देखा जाए तो जिनके इंडिया की जंग का खदशा है, वहाँ पे तो ज़्यादा आर्टिलरी काम आई, पाकिस्तान और चाइना जी। टैंकर हो गए, टैंकर आर्टिलरी होगी,
ये फाइटर जेट हो गए, ये ज्यादातर काम आएंगे। मिसाइल सिस्टम पे ज्यादा, मिसाइल पे तो इंडिया ने काफी काम किया है। उनको ब्रह्मोस है, जेडी बख्शी अग्नि साहब फाइव कह रहे हैं दिल्ली वालों ने प्रकाश। जो उनकी बाकी फैसिलिटी को भी बहुत नजरअंदाज करते हैं, जो -60 में बात है वो लद्दाख वाले भाई साहब वो वो पिछले नहीं दिनों नहीं, लद्दाख वाले ना, उनका मसला ये चल रहा है कि वो फिक्स शेड्यूल होता है कि वहाँ पर जो लोग हैं ना वो एक कल्चर होता है एक इलाके के हिसाब से जी। वहाँ पे अगर कोई काम होता है तो वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता, उनसे पूछ के होता है। सरकार का उसमें कंट्रोल इतना नहीं रहता, वहाँ के लोगों के हिसाब से वो चलता है। तो वहाँ पे ये करना चाहते हैं माइनिंग मतलब करके वहाँ से कोई बदनियात निकालना चाहते हैं। और वो जो है सोनम वांगचुक जिसके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है, हाँ जी। उसके ऊपर बनी है। बड़ा तो काबिल वो एक बंदा है काबिल बंदा यार। इंजीनियर है, तो उन्होंने भाई साहब कर रखी है वहाँ पे वो भूख हड़ताल। वो 20 दिन बैठा रहा लेकिन किसी ने सुनी नहीं। मोदी हुकूमत के फुनसुक मांगड़ू। हाँ वही तो सरकार नहीं सुनती। जब इस तरह की चीज होती है ना भाई कि एक बंदे का नाम हो और पब्लिक उसके पीछे भूखा रहने के लिए खड़ी हो जाए, तो अगर इस तरह का बंदा अगर कंट्री के लिए नफरत पैदा कर ले ना, तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लॉस वही कश्मीर वाला लेकिन मुद्दा हो वही गया वही यार। ना, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। राजनाथ सिंह पता क्या कहते हैं, वो भाई हमें तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की, हम अपने कश्मीर को डेवलप करेंगे तो पाकिस्तान के कश्मीर से आवाजें उठेंगी कि हमने उनके इस साथ तरह की जो मिलना है। सेंसिटिव जगह होती है और ना, वहाँ पे अपना जो लद्दाख है वहाँ सख्ती के नहीं इतने करनी काबिल चाहिए। लोगों को भाई कश्मीर जो है पाकिस्तान वाला, वहाँ पे 3 रुपए बिजली दे रहे हैं और पाकिस्तानी कश्मीर और को यहाँ पर हम बहुत 58 रुपए फी और हम यूनिट जो है 58 रुपए ले रहे हैं। तो फैसिलिटी उनको है ना दी ना। इसलिए बहुत भाई, मजबूरी है sensitive भाई, मुद्दा है। ये सेंसिटिव है। और लद्दाख वाला एरिया में साफ ज़रा कि चाइना भी क्लेम करता है वो एरिया हमारा है। हाँ हाँ। तो वो भाई साहब कहता है कि भाई हमारा है लद्दाख वाला एरिया। और अच्छा वो 3 इडियट मूवी का जो सीक्वल था ना एंड वाला, वो भी लद्दाख में वो फिल्माया हाँ, गया था लद्दाख में। सारा। क्या वो कमाल बहुत की बड़ा उस जगह। बंदे की क्वालिटियां दिखाई गई क्या हैं। और कमाल की जेनवन जगह थी। वो वो जेनवन जेनवन बंदा 16 दिन भूख हड़ताल करके मेहनत 16 टेम्परेचर पर वो रात बैठा को है। बाहर रहकर रात को दिन को तो सारा हुकूमत ने कोई कुछ भी नहीं वहाँ उनके तक लिए एक बात भी नहीं जाके की भी चलो बंदे के साथ कुछ थोड़ा सा नेगोशिएशन हो जाए। भाई ये इश्यूज बिल्कुल होते अनदेखा कर देंगे ना। हैं यूसुफ भाई, ये इश्यूज होते हैं जब आप दिल्ली में बैठे हो ना, आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है, सेंसिटिव चीजें सारी हाँ, देखनी तो नहीं पड़ती हैं। देखा ना भाई यही साहब, बात है। वही दुख का इजहार कर रहे थे सर जी। सर, तो वही वो बात चीजें है। बाकी भाई एक चीज है कि मोदी सरकार ने खास तौर पर ना जो चीजें दूर से दिखती है ना उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया है। दूर से फोकस जो दूर से फोकस मारेगा क्योंकि साथ 3-4 ऐसी बड़ी चीजें, एक तो भाई एजुकेशन के लेवल में IIT IIM ये दोनों अस्पताल, और दूसरा जो है ये चीजें ये दूर से फोकस मारते हैं, इनके ऊपर उन्होंने काम किया। एक जनाब है एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत बड़ा था, वो कंट्रियों के पास 1-2 ही होते हैं। चाइना के पास भी मेरे ख्याल 2 या 3 है, इंडिया के पास अब 2 हो गए, तीसरा बन रहा है। पहले इंडिया के पास 1 था, उसके ऊपर काम किया कि वो दूर से भी फोकस भी मारता है और उससे इंडिया की जो है नेवी जो है वो मजबूत भी हुई। एक चीज़ हो गई। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम किधर बना? इंडिया में। दूर से फोकस मारेगा कि मोदी सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया में बना, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वो भी इंडिया में बनी। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो भी इंडिया में बना। वो ठीक है आपकी बात, तो वो- लेकिन बात ये है कि लेकिन जो जो चिराग है ना, जो- चिराग के नीचे जो अंधेरा है उसको भी देखना है। ये वो चीज जो है, अरे कहाँ पहुंचे हो भैया? वो चीज जो पॉइंट बात करना मंद है जीत कि लिया भाई हैं? मंद जो जीत दिलीप लिया। बख्शी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे थे कि जिस तरह एक चीजें- इंडिया जो है ना, मैं पाकिस्तान इंडिया की सेम बात करूं, चीजें आपने वो देखनी होती है जिससे आपकी आवाम से सिविलाइज हो। वो भी है। अच्छा, अग्निवीर एक स्कीम इंडिया लेकर आए जिसमें ना नए लड़के रखे जाएंगे, 3-4 साल वो रहेंगे, उसके बाद उनको रिटायर करके छोड़ दिया जाएगा। तो इंडिया जो है ये स्कीम लेकर आई थी मोदी सरकार, लेकिन उसको एक दफा तो भाई रोक दिया गया है। अब पता नहीं चलती है कि नहीं। लाभ से- और इससे क्या होगा? नहीं, वो अच्छी भी इसलिए थी कि अगर कल को बड़ी जंग लगती है तो भाई ट्रेन आर्मी में अच्छा ट्रेन वो तो ट्रेन मिलेगी, वो जो 3 साल बाद वो फिर लोग जाएंगे, वो क्या करें? उनकी रोजी उनको इतना दे सकते हैं कि वो कारोबार कर सकते हैं, 1 करोड़ के करीब उनको पैसे मिल जाना। ये अब देखेंगे ना जब ये कोई लेकिन ये कि भाई अगर पिछले कुछ अरसे में ना
एक न्यूज चली थी कि अग्निवीर का एक जो लड़का है उसने भाई किसी जगह पे लूट मार की है। अब उसमें भाई ये खबर काफी निकली थी, तो सही। सावधान है, एक बंदा ट्रेन हो, उसको हर किस्म के हथियार चलाने आते हो, तो अगर वो गलत रास्ते पे निकल गया तो वो खतरनाक भी हो सकता अच्छा, है। एक बात मेरा सवाल है, अगर आप बंदे को, ये यूसुफ वाली बात, आप बंदों को 200 बंदों को ट्रेन करते हैं, हाँ, मे भी उनके पास 3-4 साल ऐसे मौके होते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। अगर 3-4 साल इनके साथ रहते हैं, वो अगर इससे फिर 3-4 साल बाद इनको रिटायर्ड करते हैं, वो फैसिलिटियाँ, वो चीज़ें नहीं देते, तो अक्सर इन्होंने फिर जो सीखा है वो यूज़ तो करना है। अगर बेरोजगारी होगी तो भाई खराबी होगी, तो बात तो गलत वही है चीज़ों ना। में इस्तेमाल हो सकती है। तो बाकी भाई जो इंडिया और चाइना के और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो सावधान है, वहाँ पर आर्टिलरी और जो टैंकर वो इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, होते हैं। और एयर फोर्स के ऊपर भी इंडिया को सावधान है काम करना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम वो तो भाई इंडिया के पास ब्रह्मोस है, कमाल का है, उसकी स्पीड अनलिमिटेड है। वो मतलब पाकिस्तान के एक दफ़ा आया था, हिट कर गया, लेकिन उसमें वारहेड नहीं था, इसकी वजह से इतना लॉस नहीं होता। वो न्यूक्लियर भी अटैक कर सकता है, और वो पर रडार में भी नहीं आना, पकड़ना ही नहीं है, आप भी क्या तो उसको कोई हिट नहीं कर सकता, उसकी स्पीड इतनी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया किन मामलों में पीछे रह गया। कई ऐसी सबमरीन है जो अभी इंडिया नहीं भी ले रहा, लेकिन जो चाइना की बात करें तो चाइना ने सबमरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, 80 के करीब, 70-80 के करीब इनके पास हैं, और इंडिया के करीब 5 जो 20-21 के पास थी, जिनमें से कुछ रिटायर होने वाली थी और इंडिया कुछ और भी इंपोर्ट करने वाला था। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।